नमस्कार, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट पर आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। लोग कह रहे हैं कि बजट गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने वाला बजट है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह बजट आम लोगों के जीवन को बदल कर रख देने वाला है। मित्रों, मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब तक यह सीमा 7 लाख रुपए थी, अब इसे 5 लाख और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ देश में इनकम टैक्स की दरें भी बदल गई हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में भी बदलाव किया है। अब 16 से 20 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए की कमाई पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। अब इनकम टैक्स स्लैब में छूट के अतिरिक्त इस बजट में ऐसा क्या है जो इसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का बजट बनाता है? इसे हम निम्न पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, पीएम धन धान्य कृषि योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए पहली घोषणा किसानों के लिए की। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देश भर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, बीज और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट इंक्रीज। बजट 2025-26 में कृषि प्रधान देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की घोषणा भी की। क्रेडिट कार्ड की यह लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को कम समय में लोन की सुविधा मिलेगी। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2024-25 के बजट में यह प्रावधान तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपए का था। इस सेक्टर के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसे दर्जनों स्कीम्स आते हैं। इस सेक्टर का काम कृषि को बेहतर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल, एजुकेशन, हाउसिंग की व्यवस्था करना इत्यादि है। लोगों को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके प्रभाव से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा, साथ ही साथ पलायन विकल्प होगा, न कि मजबूरी। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एक्सपेंशन। भारत सरकार की ये योजना मिशन शक्ति का हिस्सा है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पात्र लाभार्थियों को पूरक पोषण दिया जाता है। ऐसा होने से 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करना है। ब्रॉडबैंड फॉर गवर्नमेंट स्कूल एंड PHCs। गांव के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि शहरों की तरह ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में समानता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टू 2028। 2019 में शुरू जल जीवन मिशन के तहत भारत की ग्रामीण आबादी के 80% यानी लगभग 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल के पानी का कनेक्शन दिया गया है। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्वामी फंड 2। मित्रों, हर किसी का सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो। कई बार लोग हिम्मत करके बैंक लोन इत्यादि लेकर घर खरीद भी लेते हैं, परंतु पोजीशन मिलने में देरी होने के कारण ऐसे लोगों को घर का किराया और बैंक की EMI दोनों साथ साथ भरना पड़ता है, जो भारी पड़ता है। मोदी सरकार इसे बखूबी समझती है और इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले कोष की सफलता के बाद स्वामी कोष 2 की घोषणा की। स्वामी कोष 1 के तहत रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गति देकर 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में 40,000 और इकाइयां पूरी की जाएंगी, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को मदद मिलेगी। रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 1 लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी कोष की घोषणा की गई। पीएम स्वनिधि एक्सपेंशन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएगी। बता दें, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण नुकसान झेलने वाले रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।
सड़क किनारे ठेले या स्टॉल चलाने वाले, फल सब्जियां बेचने वाले, लॉन्ड्री सेवाएं देने वाले, सैलून चलाने वाले और पान की दुकान चलाने वाले पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। बजट 2025-26 में देश के गिग वर्कर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई। सरकार गिग वर्कर्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी, जिसके तहत फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया। इसमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। यह मिशन क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल में घरेलू वैल्यू एडिशन और इकोसिस्टम बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोटर्स और कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टर्बाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी पर केंद्रित होगा, जो इन मामलों में हमारी विदेशी निर्भरता को कम करेगा। उड़ान स्कीम एक्सपेंशन फॉर अफोर्डेबल एयर ट्रेवल। एविएशन इंडस्ट्री को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए न केवल नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा, बल्कि नए शहरों को एयर कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान समय में करीब 619 उड़ान रूटों पर फ्लाइट ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका लाभ सीधे तौर पर करीब 1.5 करोड़ एयर पैसेंजर्स को मिला है। जल्द ही इस वर्ष 120 नए गंतव्यों के लिए फ्लाइट सर्विस उपलब्ध कराने की तैयारी है। उड़ान योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई सफर को आम लोगों तक पहुंचाना और हवाई नेटवर्क का विस्तार करना था। सरकार ने इस योजना को नए आयाम तक पहुंचाने का फैसला किया है। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 2025-26 में 200 नए सेंटर बनाए जाएंगे। ₹1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड। सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना, शहरों का क्रिएटिव रीडेवलपमेंट करना, अच्छी आवासीय व्यवस्था और जल व स्वच्छता के उद्देश्यों को पूरा करना है। इस फंड से बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्त पोषण किया जाएगा और यह शर्त होगी कि कम से कम 50% लागत बॉन्ड, बैंक लोन और पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी से वित्त पोषित है। 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इससे एक मिडिल क्लास परिवार गुणवत्तापूर्ण जीवन प्राप्त कर सकेगा। डायरेक्ट टैक्स रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत तो दी ही, देश के बुजुर्गों को एक्स्ट्रा राहत दी है। वित्त मंत्री ने बुजुर्गों के लिए ब्याज पर टीजीएस की लिमिट को 2 गुना कर दिया है, यानी पहले 50,000 रुपए तक ब्याज पर टीडीएस नहीं करता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। टीडीएस लिमिट एक्सटेंडेड। बजट 2025-26 में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस की सीमा को अभी के 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मकान मालिकों को अब सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की किराए की आय पर ही टीडीएस काटना होगा, जो पिछली सीमा से काफी अधिक है। मित्रों, इस बजट में बिहार का बहुत ख्याल रखा गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के अधिकतर युवा नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, जहां उनको अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता है। केंद्र सरकार ने बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं। संक्षेप में आपको बतलाते चलते हैं बिहार के लिए किए गए 5 बड़े ऐलान क्या है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आईआईटी पटना में क्षमता का विस्तार। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। ये पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाली बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर मोदी सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें किसान से लेकर डिलीवरी बॉय तक, मिडिल क्लास से लेकर MSME तक सब बम बम हो गए हैं।
आशा है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा करें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी लोग ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक वीडियो देखते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।